प्राची दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई मुक्का कर रही होती हैं। तभी प्राची प्रीति से गुस्से में कहती है, ये क्या बात हुई? मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, फिर भी तू मुझे मार रही है। देख, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ, जाके उधर बैठ जा चुपचाप। बड़ी आई मुझे मारने वाली। अगर माँ को मैंने बता दिया ना तो माँ उल्टा तुझे ही मारेगी। अच्छा जी, ये बात आपको तब याद आई जब आपने मेरी मैगी खा ली। मैंने आपसे कहा था ना मैं अभी आ रही हूँ दुकान से, लेकिन नहीं, तब तो आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मैगी खा ली। आप बोल रही थी ना कि आप बड़ी हो, लेकिन आप बड़ी होकर छोटी की मैगी खा गई। आपको शर्म नहीं आई? चलो माँ को बुलाओ, बुलाओ माँ को। मैं तो कह रही हूँ कि आज माँ को बुला ही लो, उन्हें भी तो पता चले कि बड़ी बेटी है कैसी अपनी छोटी बहन की मैगी खा गई। क्यों, मेरी क्या गलती है? तू दुकान गई थी, मुझे लगा कि टाइम लग जाएगा, और तेरी मैगी वैसे ही ठंडी हो रही थी। और तू तो जानती है ना कि मुझे मैगी खाना कितना पसंद है। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने तेरी मैगी खा ली। अब इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? अच्छा, हक ना जताऊं? आखिर क्यों ना जताऊं मैं? तुमने यही कहा था ना कि पहले की अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो दुकान मुझे जाना होगा और तभी बराबर बराबर की मैगी मिलेगी। मुझे नहीं पता, अब मुझे पैसे दो या फिर मेरे लिए मैगी बनाओ। मुझे तो बस मैगी चाहिए। अगर मैगी नहीं बनी तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। ठीक है ना, तू भी क्या इतनी सी बात को लेकर बच्चों की तरह बैठ गई है? मैगी तो खाई है, कोई बात नहीं, कल दोबारा बना दूंगी मैं तेरे लिए मैगी, और थोड़ी ज्यादा ही बनाऊंगी। अब तो तू खुश है ना? इतनी सी बात को लेकर बैठ ही गई है। मैगी दो, मैगी, मैगी दो, मैगी दो। अरे मैगी ही तो है, कल दोबारा बना के दे दूंगी। अगली बार की तो अगली बार भी देख लेंगे। और फिर तुमने कहा है कि तुम कल मुझे ज्यादा मैगी दोगी, तो इसका मतलब कल मैं ही ज्यादा मैगी खाऊंगी। कल फिर मत रोते हुए आना कि मैंने मैगी बनाई है, मैंने पैसे दिए हैं। ये सब नहीं सुनने वाली, क्योंकि मैगी लाऊंगी मैं। बार बार गर्मी में मुझे दुकान के लिए भेजते हो ना, तो बराबर बराबर बटनी भी चाहिए। और अब तुमने बोल दिया है कि कल मुझे ज्यादा मैगी मिलेगी, तो मतलब मुझे ही ज्यादा मिलेगी। ये तो थी इनके घर की बात, लेकिन असल बात तो ये है कि जहाँ पर हो दो भाई बहन, वहाँ पर तो लड़ाई होना तय ही होता है। और खास तौर पर मैगी, मोमोज, फ्रेंच फ्राइड और ऐसी ही खाने की चीज़ों पर। प्राची और प्रीति दोनों ही सगी बहनें थी, लेकिन मैगी के मामले में वो दोनों सौतेली हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर मैगी ही उनकी सब कुछ हो जाती थी। और मैगी को लेकर प्राची और प्रीति दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। ऐसे ही एक दिन प्रीति चुपके से रसोई में मैगी बना रही होती है, तभी वहाँ प्राची आ जाती है और बोलती है, ओहो, लगता है कोई मैगी बना रहा है, वो भी मुझसे चोरी चुपके। कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही बता दिया है कि मुझे बार बार मैगी मिलेगी तो मैं बार बार खाऊंगी, क्योंकि ये पैसे मेरी मैगी के हैं और मेरे पर्स से निकले हैं। क्यों प्रीति, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? झूठ मत बोलियो, तूने ये पैसे मेरे बैग से निकाले हैं ना? कैसी बहन हो तुम? अरे थोड़ी देर के लिए अपनी छोटी बहन को खुश नहीं रहने दे सकती क्या? मैंने थोड़ी मैगी क्या बना ली, तुम मुझसे लड़ने के लिए आ गई और हिसाब मांगने के लिए आ गई, और ये नहीं देखा कि मैं कितना काम करती हूँ? तब तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। काम तो मैं भी करती हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कितनी बातें सुनती हूँ। मुझे मैगी चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता उस दिन कैसे तुम मैगी पे मुझसे लड़ने लगी थी और अपना हिस्सा मांग रही थी, और अब तेरे पास पैसे खत्म हो गए तो तू मेरी पॉकेट से लेने आ गई। प्यार से बोल रही हूँ, इज्जत से बोल रही हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है? इज्जत हजम नहीं होती है क्या? एक बात याद कर, तुझे याद है ना, कुछ टाइम पहले तुझे अपने फेयरवेल में जाना था और फेयरवेल में जाने के लिए एक ड्रेस चाहिए थी। कौन आया था तब मेरे पास जस्ट मांगने के लिए? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वो प्राची तू ही थी। तब तो तूने नहीं बोला कि दीदी मैं तेरी ड्रेस ले लूं और मैं तेरे लिए मैगी दे दूंगी। क्या है यार, दे दे, थोड़ी सी मैगी की ही तो बात है। नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ मैं। ठीक है फिर, आज ना घर में महायुद्ध हो जाएगा। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। दोनों बहनें एक दूसरे पर बर्तन इधर से उधर मारना शुरू कर देती है और सारी रसोई को अस्त व्यस्त कर देती है। तभी वहाँ दोनों की माँ शांति आती है और रसोई का भूकंप देखकर वो उन दोनों को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है।
ये क्या हाल बना रखा है मेरी रसोई का। कोई कहेगा क्या कि ये इंसानों के रहने वाला घर है। इंसानों की रसोई भला कोई ऐसी होती है? अरे इतना झगड़ा करते हो जैसे जानवर लड़ते हैं। तुम दोनों को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए होता है। आज भी मुझे पक्का पता है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह मैगी ही होगी। मैगी तो मेरे लिए आफत बन गई है। रोज रोज मेरे घर में कलेश होते हैं। मेरी गलती नहीं है, ये प्राची ही है जो बिना बात के मुझसे लड़ती रहती है। अरे आप एक बात बताओ, आपको तो पता है मेरा स्वभाव कैसा है। आज तक मैंने कभी भी खुद सामने से लड़ाई नहीं की है, तो फिर आप मुझे क्यों सुना रही हो? जब गलती प्राची की है तो प्राची को बोलो ना। वो तो जब देखो लड़ाई करती रहती है, घर का कोई काम भी नहीं करती है, सब कुछ मैं ही करती हूँ, तब भी आप मुझे ही डांटती रहती हो। माँ, ये तो गलत है। वाह 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 वाह, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। माँ देख रही हो ना, आज तक तो इसने कभी कुछ किया नहीं है, सारी गलती मेरी ही होती है। माँ आपको तो पता ही है ना कि कैसी और किसकी गलती है। आपकी बेटियों में कौन सी बेटी अच्छी है और कौन सी बेटी अच्छी नहीं है। आपको भी पता है कि कौन लड़ता है और कौन नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। एक काम करो, तुम दोनों ना बस कोई बहाना ढूंढ लो, तुम्हें तो बस लड़ना ही है। तुम दोनों पता नहीं कैसी हो, एक मैगी पे लड़ाई कर रही हो। अभी के अभी तुम दोनों इस रसोई को पूरा साफ करो। मेरी रसोई ना मुझे चकाचक दिखनी चाहिए, नहीं तो तुम दोनों देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। अपनी माँ का गुस्सा देखकर दोनों बहनें फटाफट से रसोई की सफाई में लग जाती है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। कुछ वक्त बाद शांति अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर देती है। सब कुछ अच्छा चलता है और कुछ ही महीनों में उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। प्राची अपना घर संभालने लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ प्राची कई दिन बाद अपने घर में मैगी बनाती है और वह तुरंत प्रीति को कॉल करके बोलती है, पता है आज मैंने मैगी बनाई है, पर पता नहीं क्यों आज मैगी ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है जितनी तुम्हारे साथ लगती है। और ना ही मेरा ना आज अकेले मैगी खाने का मन कर रहा है। क्या तूने भी मैगी बनाई है? यहाँ मैं भी मैगी बना रही हूँ और मुझे भी मैगी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि ये मैगी पहले क्यों इतनी टेस्टी लगती थी और आज क्यों इतनी फीकी सी लग रही है। और मैगी देखते ही सबसे पहले तुम्हारी याद आ गई मुझे। मुझे तो ये लगता है कि हमें मैगी अच्छी नहीं लगती है, शायद एक दूसरे से प्यार था इसलिए हम मैगी खा रहे थे। और जब हमारी लड़ाई हुई तो फिर हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ा। फिर हमें पता चला कि मैगी से हमें प्यार नहीं है बल्कि हम दोनों में प्यार है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आज बहुत याद आ रही है। हम दोनों कितना लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन साथ रहते थे। और मैगी का स्वाद भी तब आता था जब बराबर बराबर मैगी का बंटवारा करते थे। एक दूसरे में थोड़ी सी भी ज्यादा चली जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता था। और आज जब वही मैगी पूरी मिल रही है तो हमें कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा मैगी का। कितनी बदल गई है लाइफ। इसी तरह अब दोनों बहनें एक दूसरे से फोन पर बात करते हुए बिना लड़े मैगी खाती भी है और एंजॉय भी करती है। शकुंतला अपने बेटे विशाल की शादी गांव की लड़की से करवाती है और शकुंतला की बहू चमेली का आज गृह प्रवेश था। अरे शकुंतला, तुझे मैंने शहर की एक लड़की बताई थी, लेकिन तू है कि गांव की गवार उठा लाई। ना जाने से ढंग से खाना बनाना भी आता है या नहीं। धीरे बोल विमला, गांव के लोगों के कान पतले होते हैं। तेरी बात अगर मेरी बहू ने गलती से सुन ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कौन हमरे बारे में ये बात बोल रहा है जी? हमारी सासू जी ने तो कच्छु नहीं कहे और आप हमरे बारे में बोल रही थी ना कि हम गांव की गवार हैं। अरे ओ काकी, कहाँ से हम तुमका गांव की गवार दिखते हैं? हमरे बिहार के बारे में आप जानती हैं का? हर साल हमरे बिहार में सबसे ज्यादा IPS UPS पास करता है बच्चा लोग और आप हमका गवार कह रही हैं। अरे हम भी इस साल दरोगा बनने वाले ही थे, साला किस्मत वा साथ नहीं दिया। इस विमला की तो आदत है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की। अब भुगत करवा ली ना अपनी बेइज्जती। और आप सासू जी का खुसफुस बतिया रही हैं? खुलकर बोलिए जरा, हम भी सुने। का बुराई बतिया रही हैं आप हमरे बारे में? अरे कुछ नहीं बहू, चल तू इसे छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। विमला शकुंतला की बहू की बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन फिर भी वो शकुंतला के पीछे उसकी बहू को घर तक छोड़ने जाती है।
शकुंतला अपनी बहू को उसके कमरे तक छोड़ने के बाद हॉल में आती है। शकुंतला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि गांव की लड़कियां बारूद होती हैं। इसका अभी ये हाल है, आगे न जाने तेरा क्या करने वाली है। और तू भी अपनी बहू की बातें सुनती रहती है। अरे चुप कर विमला, मैं तो खुद ही डरी हुई हूँ उसकी बात सुनकर। ना जाने यही क्यों पसंद आई मुझे अपने बेटे के लिए। शकुंतला अपनी बहू की बातों से परेशान थी, क्योंकि उसने आते ही जो विमला को झाड़ा था उसे देख तो शकुंतला डर चुकी थी। अब अगले ही दिन सुबह सुबह चमेली अपनी सास शकुंतला के पास जाती है। सासू जी, खाने में का बनेगा? आज हमारी पहली रसोई है ना, कुछ मीठा कहेंगी तो खीर बना देंगे और तीखा कहेंगी तो कुछ चटपटा बना देंगे। नहीं नहीं बहू, मैं तो तेरे बिहार की फेमस डिश, वो क्या कहते हैं, लिट्टी चोखा खाऊंगी। अरे सासू जी, ऊ बनाने में तो बहुत ही समय लगता है, ऊ हम शाम को बनाते हैं। अच्छा, समय लगता है तो शाम को बना लियो बहू, अभी कुछ और बना ले। शकुंतला अपनी बहू को देखती है, वो झटपट घर का सारा काम कर रही होती है। खाना बनाने के बाद घर के झाड़ू पोछे में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि जब चमेली काम कर रही होती है तभी शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बातें चल रही है तुम दोनों सास बहू के बीच? अरे कुछ नहीं, बस खाने को लेकर बहू से कह रही थी उसके बिहार का लिट्टी चोखा मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे कब बना रही है तेरी बहू ये डिश? जरा मुझे भी बता दियो, मैं तो तेरे बिना बुलाए ही खाने आ जाऊंगी। अरे शाम को बनाएगी बहू, और मैं तेरे लिए घर भिजवा दूंगी अपनी भोजपुरिया बहू के हाथों का बना हुआ लिट्टी चोखा। अरे अरे, काहे मरी जा रही हो? पड़ोसन काकी भिजवा देंगे आपके घर भी, सासू जी के हाथों से हमरे हाथ का बना लिट्टी चोखा। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं खुद ही शाम को आ जाऊंगी गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाने। चमेली घर का सारा काम करने के बाद शाम के लिट्टी चोखे की तैयारी कर रही होती है और शकुंतला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। बहू, तेरे काम में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता दियो, मैं यहीं हॉल में बैठी हूँ। वैसे भी तूने विमला को न्योता दिया है, वो आती ही होगी लिट्टी चोखा खाने। अरे तुम मुझे याद कर रही थी क्या? ले, मैं तो आ गई। अब तक तो बन भी गया होगा ना तेरा लिट्टी चोखा। अरे विमला, बहू बना ही रही होगी लिट्टी चोखा, तू आ मेरे पास बैठ, बन जाएगा तो हम सभी मिलकर खाएंगे। चमेली लिट्टी चोखा बनाने में लगी होती है और शकुंतला और विमला हॉल में बैठी टीवी देखने में। और कुछ देर बाद ही चमेली अपनी सास और घर के सभी को खाने को बुलाती है। टेबल पर लिट्टी चोखा लगा होता है और सभी साथ बैठकर खाते हैं। अरे शकुंतला, क्या लिट्टी चोखा बनाया तेरी बहू ने! आह, खा के तो मजा ही आ गया। बहू, बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बनाया है। आहा, खाकर मजा आ गया, आत्मा ही तृप्त हो गई। वैसे जब मैं तुझे देखने के लिए गई थी तो अपनी बहन के घर यही खाया था। वो दिन था जब मैंने पहली बार लिट्टी चोखा खाया था, और आज का दिन है जब दूसरी बार उससे भी ज्यादा स्वाद वाला लिट्टी चोखा खाया है, वो भी अपनी बहू के हाथों का। सासू जी, उक्का है ना, हमारी दादी सिखाई रही लिट्टी चोखा बनाना। उक्का है ना, हमारे गांव में तो ये सुबह का नाश्ता है। तभी तो कहूँ कि बिहारी लोग इतना काम कैसे कर लेते हैं। सच में बहू, बहुत अच्छा और ताकत वाला खाना है ये तो। मजा ही आ गया खाकर तो। मैं तो पहली बार ही खा रही हूँ ये लिट्टी चोखा। चमेली के हाथों का लिट्टी चोखा सभी को बहुत पसंद आता है। हालांकि जब चमेली भी सप्ताह में एक दिन लिट्टी चोखा बना ही लिया करती थी। एक रोज विमला, शकुंतला और चमेली बाजार जाते हैं कपड़े लाने। तीनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। सासू जी, आपको बनारसी साड़ी दिला देगा। हमारी शादी में जो आप साड़ी पहनी थी उससे आप बवाल ही लग रही थी। अरे तभी तो पूरा मोहल्ला शकुंतला का दीवाना हुआ पड़ा था। वो पान वाला तो उसका इतना बड़ा दीवाना था कि शकुंतला पे से तो उसकी नजर ही नहीं हटती थी। अरे क्या बात करती हो पड़ोसन काकी? सासू जी, आप भी एकदम कमाल लगती हो जब आप सज धज कर जाती हो। वैसे अभी भी आप कम नहीं लग रही हो। हाँ वो तो है बहू, चल इसी दुकान से साड़ी पूछते हैं। देख कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं इसके पास। अब तीनों दुकान से कपड़े लेते हैं और कुछ समय बाद ही घर के लिए निकलते हैं। लेकिन शकुंतला को लगती है बहुत जोरों से भूख। बहू रुक, कुछ खा पी लेते हैं, वरना मुझसे और 2 कदम नहीं चला जाएगा। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा खाते हैं। लेकिन क्या खाए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अरे वो देख बहू, लिट्टी चोखे की दुकान, चलना, चल खाकर आते हैं। अब तीनों उस दुकान पर पहुंचते हैं
और चमेली लिट्टी वाले से कहती है, अरे ओ भैया, कैसन प्लेट दे रहे हो लिट्टी चोखा का? बस 50 रुपये का एक प्लेट है, 2 लिट्टी और चोखा हरी मिर्च के साथ खिलाएंगे। बताइए कितना प्लेट लगा दे? 3 प्लेट लगा दो बेटा, और हाँ, चोखा थोड़ा ज्यादा डालना। 50 रुपया प्लेट का हमका तुम बुड़बक समझे हो का? कहाँ से हो रे तुम? आरा, छपरा, पटना, दरभंगा, बलिया, अररिया या फिर मुजफ्फर, कहाँ से हो बताओ तो तनिक। मोतिहारी से ही है दीदी, मोतिहारी जानती है ना आप? बच्चा बच्चा बंदूक लेकर चलता है वहाँ का। बिहार के नीतीश कुमार का नाम तो सुने हो ना? वो हमरे मौसा है। अभी तुम ज्यादा 2-5 बताई ना तो अभी के अभी तुम्हारी लिट्टी चोखा के साथ तुमको यहाँ से उठवा ही देंगे। इतना सुनते ही वो लिट्टी चोखे वाला चमेली के आगे हाथ जोड़कर कहता है, अरे अरे दीदी, काहे इतना गुस्सा कर रही हैं? बैठिए ना, नीतीश बाबू तो अपने ही हैं। हम आप तीनों को फ्री में लिट्टी चोखा खिलाते हैं, अरे वो भी भर पेट। बैठिए बैठिए। शकुंतला, तेरी बहू तो दबंग निकली बिहार की। क्या छक्का उड़ाया है इसने इस लिट्टी चोखे वाले का कि बेचारा हमें फ्री में दे रहा है। सच में आज तो मान गई अपनी भोजपुरिया बहू को। देखो, हमरे फोन में नीतीश जी का कॉल आ रहा है। अभी रुको, अभी हम तुम्हारे सामने फोन स्पीकर पर रखकर बताएंगे। अरे मौसा जी प्रणाम, कैसन हो आप? और हम का देखी न्यूज पर लालू आपके खिलाफ बोल रहा है। अच्छा है, राजनीति है, ई में तो ई सब चलता ही रहता है। चलिए, यहाँ तो सब बढ़िया है। अभी हम घर से बाहर हैं, करते हैं फोन आपका बाद में। अरे दीदी, हम तो आपको पहचानने में ही गलती कर दिए, हमें माफ कर दीजिए। अब जब तीनों खा पी कर घर आते हैं तो विमला चमेली से कहती है, बहू सच में क्या बिहार का नीतीश कुमार तेरा मौसा है? लेकिन ये बात तो शकुंतला को भी नहीं पता। अरे वो तो हम अपने दोस्त को नीतीश का आवाज निकाल कर फोन करने को कहे थे, वो भी फोन कर दिया। और नीतीश को तो हम आज तक देखे ही नहीं है। वो लिट्टू चोको वाला का है ना, कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तभी हम उसको बस थोड़ा डरा दिए थे। चमेली थी बिहार की, लेकिन चुलबुली बहुत थी और वो घर के कामकाज के साथ खाना पीना बनाना भी काफी अच्छे से जानती थी। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो घर को जासूसों का अड्डा बना दिया है। जब देखो ये हमारे ऊपर शक करती रहती है, जासूसी करती रहती है हमारी। क्या हुआ माँ? अब किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर? क्या बताऊं बेटा, उसने थोड़ी देर पहले पूरे घर में सफाई की थी, पोछा लगाया था। अच्छा, वो तो रोज लगाती है माँ, इसमें नया क्या है? अरे सुन तो सही पहले। जब उसने पोछा लगाया तो मैं अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुझे देखा नहीं। तो क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये कि मेरे पैरों के निशान जमीन पर छप गए। अच्छा, तो इस बात पर आपको उसने सुना दिया? नहीं बेटा, इस बात पर नहीं। तो किस बात पर फिर? अच्छा तो सुन। सरला कपिल को कुछ देर पहले घटित बात सुनाती है। पूजा ने अभी अभी पूरे घर में पोंछा ही लगाया था कि उसकी सास पूरे घर में नंगे पांव लेकर फिरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर पूरे घर में छप गए थे। पूजा अपने कमरे में जाती है और ड्रॉर में से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उन पैरों के निशानों को देखने लगती है। उन्हें देखते हुए वो खुद से बोलती है, ये निशान तो कुछ अलग से महसूस हो रहे हैं। लगता है कि कोई चोर घुस गया है घर में। मैं इनका पीछा करके देखती हूँ। पूजा उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो सरला के कमरे के पास चली जाती। वहाँ पहुंचकर वो खुद से बोलती है, ये क्या? पैरों के निशान तो माँ जी के कमरे के बाहर आकर खत्म हो गए। इसका मतलब वो शख्स माँ जी के कमरे के अंदर गया। मैं अभी जाकर देखती हूँ। पहले खुद के लिए हथियार तो लेकर आती हूँ। पूजा रसोई में जाती है और वहाँ से बेलन लेकर आती है और फिर धीरे धीरे वो सरला की कमरे का गेट खोलती है और चुपके से अंदर देखती है तो उसे अंदर सरला के सिवा और कोई नजर नहीं आता। सरला भी गधे घोड़े बेचकर सो रही होती है। फिर वो अंदर आती है और खुद से बोलती है, यहाँ तो कोई नहीं है। माँ जी भी बड़े आराम से सो रही है। फिर वो किसके पैरों के निशान थे? पूजा इतना कहती है कि उसकी नजर उसकी सास के पैरों पर जाती है। वो उन्हें और अच्छे से देखने के लिए अपनी सास के पास जाती है और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके पैर देखती है और खुद से बोलती है, ये क्या देख रही हूँ मैं? बाहर जो निशान थे माँ जी के पैरों से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब वो माँ जी ही थी जो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी ही फेर दिया। पूजा खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास उठ जाती है। पूजा को अपने पैरों के पास बैठा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है,
हाय, कितनी अच्छी है मेरी बहू। मेरे पैरों के पास बैठकर मेरे उठने का इंतजार कर रही है। चल अब तू खड़ी हो, मैं उठ गई हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपके पैरों के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि मुझे आपके उठने का इंतजार करना था। तो किस लिए बैठी थी? मैं तो किसी चीज की छानबीन कर रही थी। किस चीज की बहू? और तू ये हाथ में क्या लेकर घूम रही है? मुजरिम की, और ये उसे ढूंढने वाला यंत्र है कैसा मुजरिम और कैसा यंत्र? जिसने मेरी की हुई साफ सफाई पर पैर फेरे थे। अच्छा, तो कौन है मुजरिम? तुझे मिला या नहीं? जी माँ जी, मिल गया। असल में मिल ही गई। मिल गई मतलब? वो क्या है ना माँ जी, जब मैंने पैरों के निशान देखे थे तो मुझे लगा था कि कोई आदमी घर में घुस गया है, पर जब मैं यहाँ आई और आपके पैर देखे तो मेरा अंदाजा पूरा गलत हो गया। मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। जिंदगी में पहली बार जब मुझे पता चला कि वो पैर किसी आदमी के नहीं बल्कि खुद आपके थे। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? मेरे पैर आदमियों जैसे हैं? मैं ये कहना नहीं चाहती, पर माँ जी आपके पैर आदमियों से भी बड़े हैं। कोई भी डर जाएगा इन्हें देखकर तो। बहू, ये क्या तरीका है? अपनी सास की बेइज्जती करती है। आवाज नीचे माँ जी, मैं बहरी नहीं हूँ। अच्छा आप सो जाइए, मैं दोबारा पोंछा लगा कर आती हूँ। ऐसा कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और सरला अपने बेटे के पास जाती और उसे सारी बातें बताती है। तो ऐसा हुआ था बेटा मेरे साथ। अरे माँ, बस इतनी सी तो बात थी। आप भी ना फालतू में ही परेशान होती हो। ये तुझे इतनी सी बात लगती है? तुझे पता भी है तेरे पापा को मेरे पैरों से कितना लगाव था। तेरी बीवी ने कितनी आसानी से मेरे पैरों का मजाक बना दिया। अच्छा अच्छा माँ, आप शांत हो जाइए, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। हाँ, जल्दी जा और उसके दिमाग को ठिकाने लगा कर आ। कपिल पूजा से मिलने कमरे में जाता है। वो कुछ बुक्स को ठीक कर रही होती है शेल्फ में। कपिल उसके पास जाता है और उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो? जी मैं अपनी बुक्स को ठीक से रख रही हूँ, बहुत फैली हुई लग रही थी। अच्छा ठीक है। आपको कुछ कहना है क्या? असल में हाँ, तुमने माँ से क्या कहा उनके पैरों को लेकर? जो कुछ भी कहा सच कहा, पर लगता है उन्हें बुरी लग गई। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बार बस तुम माँ से माफी मांग लो। जब मेरी गलती है ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगू? माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उन दोनों में बहुत देर तक इस चीज को लेकर बहस चलती रहती है। फिर आखिर में दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूजा सरला के पास जाकर उससे माफी मांग लेगी। पूजा अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, देखिए माँ जी, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, चल अब तू मेरे लिए खाना बना दे जल्दी से, बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। पूजा सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। तो वो जैसे ही किचन में जाती है तो सामने स्लिप पर एक गिफ्ट रखा होता है। पूजा उसके पास जाकर उसे खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस होती है। पूजा उसे अपने हाथों में पकड़े हुए खुद से बोलती है, ये कौन ला सकता है? कहीं वो तो लेकर नहीं आ गए? अगर वो ही लाए ना तो उन्होंने मुझे ये कमरे में क्यों नहीं दी या रसोई में क्यों रख दी? मैं उनसे बात करूंगी इसको लेकर, पहले खाना बना लेती हूँ। पूजा उस ड्रेस को वापस पैक करके रख देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सरला अपने कमरे में वापस चली जाती है और आराम करने लगती है। अब पूजा कपिल से बोलती है, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था जान। थैंक यू। अच्छा आप कमरे में चलिए, मैं अभी आती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? अरे आकर बताती हूँ, आप चलिए तो सही। ठीक है, जल्दी आ जाना। कपिल अपने कमरे में चला जाता है और पूजा की बात के बारे में सोचने लगता है। यार ऐसी क्या बात हो सकती है? पूजा की टोन काफी सीरियस लग रही थी बोलते वक्त। लगता है आज उसे फिर से मेरे साथ जासूसी का खेल खेलना है। खैर देखते हैं क्या कहेगी वो। इतने में वो आती है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कपिल बेड पर लेट जाता है और पूजा के आने का वेट करने लगता है, लेकिन पूजा नहीं आती और इतने में कपिल को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसके सोने के बाद पूजा कमरे में आती है और कपिल को सोता हुआ देखकर वो खुद से बोलती है, अच्छा हुआ ये सो गई, अब मैं अपनी तहकीकात अच्छे से कर सकती हूँ। पहले तो वो ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर इन्हें उठाऊंगी। फिर पूजा वो ड्रेस पहनती और कपिल को जगाती है। कपिल उठ जाता है। वो पूजा को नई ड्रेस में देखकर उससे बोलता है, अरे वाह, क्या बात है जान, बहुत ही अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में तो आप।
थैंक यू सो मच। पर मुझे ये बताओ, ये लाए किसके लिए थे? मतलब क्या है तुम्हारा? किसके लिए लाए? मतलब ये कि मुझे ये ड्रेस किचन में स्लैब पर रखी मिली थी। किसके लिए लेकर आए थे आप इसे? ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया था। अगर मेरे लिए लाए थे तो मुझे क्यों नहीं दी? किचन में क्यों रख दी? वो यार, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। जब मैं इसे लेकर आया था तो इसे वहीं रखकर भूल गया, इसलिए तुम्हें ये किचन में मिली है। झूठ मत बोलो, बताओ कौन है वो? यार कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ा तो यकीन करो मेरा। अरे कैसे करूँ यकीन? इससे पहले भी तो कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए, और अब लाए भी तो किचन में रख दिया। इससे तो यही लगेगा ना कि आप ये किसी और के लिए लेकर आए थे। यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ गया। इससे अच्छा तो यही होता कोई कुछ लेकर ही नहीं आता। कम से कम ये इल्जाम तो नहीं लगता। देखा, खुद ही बोल दिया ना कि मेरे लिए नहीं लाए हो। मुझे पता था पहले से ही। तुम्हें जो सोचना है सोच लो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हारा मन हो तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर कपिल सो जाता है और थोड़ी देर बाद पूजा भी उसके पास आकर सो जाती है। फिर अगले दिन कपिल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूजा कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े लेकर चली जाती है। जब वो कपड़े धोना शुरू करती है तो कपड़े धोने से पहले एक बार चेक करती है तो उसे कपिल की पैंट में से एक स्लिप मिलती है जो कि उस ड्रेस की होती है जिसे वो पूजा के लिए लेकर आया था। उस स्लिप के ऊपर पूजा के नाम से बिलिंग हो रखी थी, जिसको पढ़ने के बाद पूजा के सारे शक दूर हो जाते हैं। फिर वो कपिल के आने का इंतजार करती है। शाम को जब वो वापस आता है तो पूजा उसके गले लगकर उससे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए कपिल जी, मैंने आप पर शक किया। अब मुझे पता चल गया कि आप वो ड्रेस सच में मेरे लिए ही लेकर आए थे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया? अब तो कोई शक या शिकवा तो नहीं है ना तुम्हें मुझसे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है। अब अगर आपका हो गया हो तो थोड़ा सा खाना खा लें। जी जरूर। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाते खाते पूजा कपिल को घूरने लगती है तो कपिल उससे बोलता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? ये आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आया? कहाँ से आया ये? क्या यार, तुम फिर शुरू हो गई? मजाक कर रही हूँ यार, मैं जानती हूँ ये मेरा ही है। अभी जब आपकी गले लगी थी ना तब लग गया था। तुम ना ये हिंदी सीरियल देखना बंद करो, वरना एक दिन हम सब पागल हो जाएंगे। ओ आप भी ना कितने क्यूट हो। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर आपके लिए सरप्राइज रखा है कमरे में। अच्छा जी ठीक है, अभी खा लेता हूँ। इसके बाद पूजा कभी अपने पति पर फालतू में ही शक नहीं करती थी। अब सब लोग खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।